फ्रेंड्स, आज के टॉपिक से आप ज़रूर रिलेट करेंगे क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो है हेयर फॉल या एलोपेशिया। और हम सभी ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी इसे फेस किया होता है। कुछ लोग बहुत लंबे टाइम तक इस हेयर फॉल की समस्या से जूझते रहते हैं। तो आज का वीडियो हेयर फॉल पर ही है। क्या क्या मेन कारण होते हैं हेयर फॉल के और हम इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर कुमकुम पांडे और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हेयर फॉल के रीज़न में सबसे पहले आता है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। ये एलोपेशिया हेरिडिटी और एक मेल हार्मोन एंड्रोजन के कंबाइंड इफेक्ट की वजह से होते हैं। हेरिडिटी यानी कि हमारे माता पिता या उनके और पहले के लोग से हमारे अंदर जो जीन्स आते हैं उनकी हेरिडिटी की वजह से, और मेल्स में एक हार्मोन होता है एंड्रोजन, उनकी इफ़ेक्ट की वजह से मेल्स में भी पैटर्न आते हैं, और फीमेल में हेरिडिटी की वजह से भी एंड्रोजन एलोपेशिया होता है। इनमें 40 से 50 की एज के बीच में एक पर्टिकुलर पैटर्न में मेल में और फीमेल में दोनों में से हेयर लॉस होने लगता है। मेल्स में इसको हम मेल पैटर्न कहते हैं, और उनमें जो एलोपेशिया या हेयर फॉल होता है वो मेन मिडिल एरिया से स्टार्ट होता है, और एक जो बाकी बचे हुए हेयर होते हैं उनका बैंड लाइक पैटर्न होता है, इसको हम मेल पैटर्न कहते हैं। वहीं फीमेल में जो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है वो आगे की साइड पहले क्राउन एंड फ्रंटल लॉस ऑफ हेयर इसको कहते हैं, इस पैटर्न में होते हैं। फीमेल में जहाँ से बालों को पार्टीशन करते हैं यानी कि मांग निकालते हैं, वहाँ से ही जनरली ये एलोपेशिया देखने को मिलता है। तो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में बहुत ज़्यादा कुछ ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता, फिर भी इसमें बहुत सारी जो दवाएं हैं, जो हार्मोन्स हैं उनको दिया जाता है, स्टेरॉइड्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसकी वजह से लोकल एंड सिस्टेमिक मतलब खाने के लिए भी और लोकल एप्लीकेशन के लिए भी, जिससे कुछ हद तक इनमें कंट्रोल किया जाता है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि जैसे ही वो ट्रीटमेंट स्टॉप होता है उसके बाद फिर से वो रिकरेंस बहुत कॉमन होता है। अब नेक्स्ट आता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस और किन किन वजहों से होता है। तो एक स्टेज होती है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी मतलब जब हम अपनी चाइल्डहुड से यंग स्टेज में एंटर करते हैं, अराउंड 14, 15 और 16 ईयर्स की जो एज होती है उसको हम प्यूबर्टी की एज कहते हैं। इसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हमारे अंदर आते हैं, हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, और उसकी वजह से देखा गया कि अचानक से हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। धीरे धीरे वो फिर अपने वापस नॉर्मल स्टेज में आ जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान भी हार्मोनल इम्बैलेंस होने से और काफ़ी लेडीज़ में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से भी हेयर फॉल होता है। पोस्टपार्टम हेयर फॉल यानी कि आफ्टर डिलीवरी भी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा एक्सेसिव होता है। इनके अलावा मेनोपॉजल स्टेज होती है कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का सेसेशन होने वाला है, मतलब बंद होने वाला है, उस स्टेज में भी अचानक से हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होने लगता है। ऐसे केसेस में थोड़े मंथ्स के बाद कुछ अपने आप जब ये रिकवरी हो जाती है न्यूट्रिशनल या हार्मोनल इम्बैलेंस की, तो अपने आप हेयर फॉल रुक जाता है। इसके अलावा इस टाइम आप बहुत सारे प्रिकॉशंस ले सकते हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। बहुत सारी सिस्टेमिक डिजीज़ होती हैं यानी क्रोनिक डिजीज़ होती हैं जिनकी वजह से भी हेयर फॉल होता है, लाइक थायराइड डिसऑर्डर। इसमें चाहे हाइपोथायराइडिज्म हो यानी कि थायराइड लेवल कम हो थायरॉक्सिन का, या हाइपरथायराइडिज्म हो। एक और ग्लैंड है पैराथायराइड, अगर पैराथायराइड डिसऑर्डर्स भी हैं तो भी हेयर फॉल देखा गया है। हमारी बॉडी में अगर प्रोटीन डेफिशिएंसी यानी कि प्रोटीन की कमी है तो भी हमारे हेयर फॉल बहुत अधिक होते हैं। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जो देखा गया है कि जो लोग एनीमिक होते हैं यानी कि जिनके ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है, उनमें भी अचानक से हेयर फॉल बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्टार्ट हो जाता है। तो अगर इनकी ट्रीटमेंट की हम बात करेंगे तो अगर थायराइड रिलेटेड डिसऑर्डर हैं तो हम थायराइड पे काम करेंगे और उसके ट्रीटमेंट के लिए जो भी मेडिसिन लेते हैं तो ऐसा देखा गया है कि उसके बाद फिर से हेयर फॉल की रिकवरी हो जाती है। इसी तरह आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में अगर हम आयरन सप्लीमेंट्स या इस तरह की जब ब्लड हेमेटोनिक्स लेते हैं
तो उसके बाद भी हेयर फॉल काफ़ी हद तक रुक जाते हैं। तो इन सभी के ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो एक न्यूट्रिशियस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। आपकी डाइट में प्रोटीन होना चाहिए, या आप बाहर से भी प्रोटीन सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। और कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी बहुत ज़रूरी हैं हेयर फॉल की स्टेज में, क्योंकि कैल्शियम की कमी से भी हेयर फॉल बहुत होता है। इनके साथ साथ आप बायोटिन या विटामिन एच ले सकते हैं। ये विटामिन स्पेशली फॉर हेयर ग्रोथ होते हैं। इसी तरह और भी जो हार्मोनल डिसबैलेंस वाली जितनी भी एंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स हैं, अगर आपको वो हैं तो उनकी वजह से भी आपको हेयर फॉल हो सकता है। बहुत ज़रूरी है कि उनको आइडेंटिफाई करना और उनका ट्रीटमेंट करना। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन भी होती हैं जिनकी वजह से हेयर फॉल होता है एज ए साइड इफ़ेक्ट। इनको ड्रग इंड्यूस्ड हेयर फॉल एलोपेशिया कहते हैं। जैसे कि एंटी कैंसर ड्रग्स हैं, कीमोथेरेपी होती है, इनके बाद भी बहुत ज़्यादा मासिव हेयर फॉल देखा गया है। लेकिन जैसे ही ये ट्रीटमेंट बंद होता है, उसके 1 and 2 ईयर्स के बाद फिर से हेयर रिकवरी हो जाती है। ट्रैक्शन एलोपेशिया यानी कि जो बहुत ज़्यादा टाइटली अपने हेयर को बांधते हैं, ऐसी हेयर स्टाइल बनाते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा बालों में खिंचाव होता है, उनसे भी एलोपेशिया वहाँ जगह से स्टार्ट हो जाता है। कि सडन वेट लॉस, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा लूज़ हो रहा है, तो ऐसे लोगों में भी हेयर फॉल बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। इसके अलावा आपने कोई अगर सर्जरी करवाई है, या आप बहुत क्रोनिक डिजीज़ से या सीवियर इलनेस से आप बाहर आए हैं, तो भी आपको हेयर फॉल होने की संभावना होती है। स्ट्रेस इज़ वेरी कॉमन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेयर लॉस। अगर आप स्ट्रेस में हैं तो आपकी बॉडी पर नेगेटिव इफ़ेक्ट तो पड़ते ही हैं, और सबसे पहले जो ये नेगेटिव इफ़ेक्ट दिखाई देता है वो होता है आपकी स्किन पे या आपके हेयर पे। बहुत सारी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं लाइक SLE, DLE यानी कि ल्यूपस एरिथमेटोसस, इस तरह की और भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इन सभी में ऐसा देखा गया है कि हेयर फॉलिकल के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनने लगती हैं और हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, थिनिंग ऑफ हेयर होने लगती है। इन सब फैक्टर्स के अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वो है फंगल इन्फेक्शन, जिसे हम टीनिया कैपाइटिस कहते हैं। इसमें फंगल पैचेस आपके पूरे हेड में बन जाते हैं और पैच में पूरा रूट से हेयर लॉस होने लगता है। ज़रा सा भी आप हेयर पुल करते हैं तो वो पूरा रूट से बाहर आ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम एंटी फंगल ट्रीटमेंट देते हैं। इनके अलावा जो बहुत कॉमन चीज़ है डैंड्रफ, वो भी एक तरीके का फंगल इन्फेक्शन ही है। सिबोरिया हम इसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं। तो सिबोरिया की वजह से भी काफ़ी हेयर लॉस होता है। इन सभी में एंटी फंगल ट्रीटमेंट के बाद हेयर रिकवरी हो जाती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक होम रेमेडीज़ और हेयर कंट्रोल करने के लिए कुछ प्रिकॉशंस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।